फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस से विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो वो हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट फटाफट से वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो। और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं इस वीडियो के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सर क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो हम तभी बनाते हैं जब हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू ऑल। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, टाइम ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल चैप्टर है। सेक्शन नंबर 14 में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, वो रेट चेंज, पर उसके लिए भी मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत लो। चलो, टस इंडस्ट्रीज हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वीएसटी टू सप्लाई गैस बाय अ पाइपलाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आप गैस सप्लाई कर रहे हो पाइपलाइन के थ्रू 1 साल के लिए। सर, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, आप गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? या तो इनवॉइस का डेट और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जी, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आइदर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा वो रहेगा मेरा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, अब समझते हैं अपन। सबसे पहले वीएसटी मंथली पेमेंट करेगा। पेमेंट 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा। हर क्वार्टर ट्रस्ट इंडस्ट्री से एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा, जहां पे क्वांटिटी वैल्यू बताएगा। डिफरेंशियल अमाउंट शेल बी पेड बाय वीएसटी लिमिटेड। ठीक है, अब देखो, अगस्त 5, सितंबर 5, अक्टूबर 6, पेमेंट ऑफ ₹2 लाख मेड इन ईच मंथ फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। अब ध्यान से समझना, अक्टूबर 3 को हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेज दिया जुलाई से सितंबर का, और अक्टूबर 17 को बैलेंस पेमेंट हो गया। पूरे क्वेश्चन में इनवॉइस की तारीख कहीं पे दी नहीं है। इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि हमने इनवॉइस नहीं बनाया। तो सर, अब फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट और स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो भाई, अगस्त 5, सितंबर 5, ये दोनों तारीखें तो फिक्स है। ये हो गया डेट ऑफ पेमेंट। अब ध्यान से सर जी, अब जो तीसरा है अक्टूबर 6, पर उसमें स्टेटमेंट पहले आ गई अक्टूबर 3। इसका मतलब है कि मेरे को 3 तारीख लिखनी पड़ेगी, एक तो अगस्त 5, एक सितंबर 5 और एक अक्टूबर 3। और ये जो 3 तारीख है ना, बस यही बन जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो भाई, ध्यान से देखो कि सर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। फिर इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, इनवॉइस इज इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे जो 2 लाख रुपए हैं उसका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए अगस्त 5, सितंबर 5, जब आपको 2 लाख का मंथली पेमेंट रिसीव्ड हुआ। और वो जो 2,56,000 है, उसका इनवॉइस आपका इशू हो जाना चाहिए अक्टूबर 3 को, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अक्टूबर 3 को आ गया। तो देखो भाई, इनवॉइस हैज बीन इशूड एज्यूमिंग, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगस्त 5, सितंबर 5 एंड अक्टूबर 3। डन क्लास, आगे आ जाओ। कंचन प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू सुतलेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर 2,50,000 ऑन 23rd जून एंड इशूज द इनवॉइस ऑन 25th जून। ठीक है, पेमेंट फॉर द गुड्स इज मेड बाय सुतलेज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th जुलाई। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत सिंपल, अब समझना ध्यान से। सर, ये जो है कंचन प्राइवेट लिमिटेड, ये गुड सप्लाई कर रहा है कौन सी तारीख को? 23rd जून। इनवॉइस इशू कर रहा है कौन सी तारीख को? 25th जून। और जो पेमेंट है वो कब हो रही है भैया मेरे? 15 जुलाई। सर, गुड्स के केस में इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 पेमेंट की डेट को इग्नोर करने को बोलता है। तो यहाँ पे गुड्स कब सप्लाई करें? 23 जून। इनवॉइस 25 जून। अब जब भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो ऑन और बिफोर रिमूवल या ऑन और बिफोर डिलीवरी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए।
अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिलीवरी हो रही 23 जून, तो 23 जून को इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए, बट आपने तो 25 जून को करा, तो 23 जून 25 जून विच एवर इज अर्लियर, तो 23 जून हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चीकू ट्रेडर्स, विराट कोहली आया है। चीकू ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। ऑन 10 अप्रैल चीकू ट्रेडर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स, तो चीकू को नीलू से ऑर्डर मिला फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ प्लास्टिक गुड्स। चीकू ट्रेडर्स गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाय 15 अप्रैल। द इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वॉज इशूड द नेक्स्ट डे, दैट इज 16 अप्रैल। ठीक है, कंसाइनमेंट रेडी हो गया 15 अप्रैल को, और इनवॉइस कब इशू हो गया? 16 अप्रैल को। नीलू कलेक्ट्स दी कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन ऑन 25 अप्रैल, तो भैया 25 अप्रैल को नीलू ने ही कलेक्ट करा है। एंड हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स द पेमेंट, पेमेंट का तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंटर करी? गुड्स में पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सर एक बात बताओ, इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया क्या? हाँ, क्योंकि अभी तक गुड्स का डिलीवरी ही नहीं हुआ है। गुड्स का डिलीवरी कब हो रहा है? 25 अप्रैल, तो इनवॉइस तो पहले ही इशू हो गया, तो जो इनवॉइस का डेट है वो बन जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल। तो देखो भाई यहाँ पे ध्यान से कि सर या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इन दिस केस द इनवॉइस इज इशूड बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा है, इसको आप लास्ट डे रिवीजन मार्क कर सकते हो, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एंडेस प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट ए एंड बी। While A is taxable under forward charge, B is taxable under reverse charge. The following details are provided in relation to two individual supplies of product A and B made by the company. अब प्रोडक्ट A अलग करना है, B अलग करना है। देखो गुड्स का केस है ना, तो आपको पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये पेमेंट है ना, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, ये पेमेंट कोई लेना देना नहीं, पेमेंट कोई लेना देना नहीं, पेमेंट कोई लेना देना नहीं। ये वाली डेट, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव्ड, तो भैया ए रिमूव कब हुआ? 5 मार्च को, इसका मतलब है 5 मार्च को इनवॉइस बन जाना चाहिए। रिसीट से लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ ए, ये रहा इनवॉइस इशूड फॉर ए, 4 मार्च को इनवॉइस इशू हुआ। अब मैं अगर सिर्फ प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो सर इसमें जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। तो भैया आपने इनवॉइस ही पहले इशू कर दिया, तो 4 मार्च रहेगा मेरा। हाँ ये देखो, 4 मार्च रहेगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो भाई ध्यान से, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए इज 4 मार्च बीइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डन, आगे आ जाओ सर। अब प्रोडक्ट बी के ऊपर आ जाओ। अब सर ये देखो, प्रोडक्ट बी कब मैन्युफैक्चर और रिमूव हुआ? 10 मार्च। प्रोडक्ट बी का इनवॉइस कब बना? 11 मार्च। इसका मतलब है ये 10 मार्च रहेगा, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हमें इस बात से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि सर जी पेमेंट कब हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ और भी है क्या? ओ हो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। इन्होंने बोला बी इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे नहीं निकलता है। फॉरवर्ड चार्ज का तो बहुत ही सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। बट सर रिवर्स चार्ज में कैसा होता है? रिवर्स चार्ज में आपको ध्यान रखना है, एक 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, दूसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और तीसरा डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से जो भी अर्लियर। अब राजा ये जो डेट ऑफ पेमेंट है ना, इसमें हमेशा याद रखना कि हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं। अगर मैं रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहा हूं तो उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हो रही, या डेट ऑफ डेबिट
दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इन केस आगे जाके मैं आपको सर्विसेज में बोलूंगा, तो सर्विसेज में एंट्री इन सप्लायर्स बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि सप्लायर के एंगल से बात कर रहे हैं। अब हमें तीनों चीजें देखनी है। सबसे पहले तो इनवॉइस कब बना भाई, इनवॉइस 11 मार्च, तो इस इनवॉइस से आप कर दो 31 डे, तो ये 11 मार्च। अच्छा, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो राजा मार्च के 20 दिन बचे और अप्रैल के 11 और, इसका मतलब है 11 अप्रैल। दूसरा, फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। सर गुड्स कब रिसीव हुए, तो गुड्स आपको रिसीव हुए कब रिसीव हुए, यहाँ पे लिखा है ये रहा, रिसीट ऑफ प्रोडक्ट बी 23 मार्च को रिसीव हुए, तो 23 मार्च यहाँ पे लिख दो। अब डेट ऑफ पेमेंट, अगर पार्शियल पेमेंट होगा तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, और अगर फुल पेमेंट होगा तो 1 बार लिखना पड़ेगा। ये ए प्रोडक्ट है, ये पेमेंट ऑफ ₹2 लाख मेड बाय बायर फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये पेमेंट कब करा इसने, 17 फरवरी को। और कुछ है क्या, ये प्रोडक्ट बी रिसीव हो गया, पेमेंट बाय बायर ऑफ प्रोडक्ट बी 1 अप्रैल, पेमेंट एज रिसीव्ड। ठीक है, तो ये वाली तारीख लेंगे भाई, पेमेंट इसने मेड करी फॉर सप्लाई ऑफ बी, तो हम तो 17 फरवरी को कंसिडर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे हम 17 फरवरी कंसिडर करेंगे। तो इन तीनों में से अर्लियर तो 17 फैब है। देखें एक बार, देखें हम जो बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर वही बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज इज 17 फैब। ठीक है, अच्छा 17 फैब को पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, 17 फैब को 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, ये 2 लाख का पेमेंट हुआ है और 4 लाख का इनवॉइस है। ओके ओके ओके, समझ गया, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। तो भाई 2 लाख रुपए का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो तो आएगा मेरा 17 फरवरी। ठीक है, और बाकी बचा 2 लाख, तो बाकी बचा 2 लाख का मेरे को पेमेंट का डेट देखने दो। तो बाकी बचा 2 लाख का पेमेंट का डेट है, ये इनवॉइस है ये रहा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल, तो मेरे को एक और तारीख यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 1 अप्रैल, और तीनों में से अर्लियर 23 मार्च। तो भैया तो बाकी का हो जाएगा हमारा 23 मार्च, तो एक हो गया 17 फैब और एक हो गया 23 मार्च। आया आपको समझ में, अच्छे से पॉज करके देख लोगे आ जाएगा समझ में, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 17 फरवरी का 2 लाख, और बाकी जो बचा 2 लाख है उसका क्या हो गया हमारा 23 मार्च। डन, चलो पढ़े आगे। Investigation shows that 150 cartoons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and transaction was not entered in the accounts. There was no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of 150 cartoon? Sir, कब डिस्पैच हुए? तो ये 150 कार्टून डिस्पैच हुए आपका 2 अगस्त को, तो बाय डिफॉल्ट आपको इनवॉइस 2 अगस्त को बना देना चाहिए, दैट इज ऑन और बिफोर द डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो भैया यहाँ पे इनवॉइस 2 अगस्त को बन जाना चाहिए, तो बस यही होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18th अगस्त फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज शूज। Ram and Company gets the consignment ready and informs the customers and issues the invoice on 2nd December. ठीक है, the customer collects the consignment from the premises of Ram and Company on 7th December and electronically transfers the payment which is entered in the accounts on the next day, that is 8th December. What is the time of supply of shoes? सर सिंपल सी बात है, पेमेंट से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, पेमेंट गया तेल लेने। सर ऑर्डर प्लेस करा है, ऑर्डर से मेरे को लेना देना नहीं है, कंसाइनमेंट रेडी हो गया है और इनवॉइस कब इशू हुआ 2nd दिसंबर, कस्टमर ने बाद में कलेक्ट करा, इनवॉइस पहले इशू हो गया, इनवॉइस की डेट 2nd दिसंबर वुड बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। चलो निकालो भाई टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज अभी मैंने आपको सिखाया 3 तारीख देखनी है,
एक तो इन्होंने यही बता दिया कि 30 दिन कब इलैप्स हो रहे हैं, जून 3, तो 30 दिन नहीं 31 डे, मतलब जून 4 मई 12 को रिसीव हुए, तो भाई मई 12 जल्दी आ गया तो बस वो हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। वापस से 30 दिन जून 3 मतलब जून 4, जून 12 और जुलाई 30, तो जून 4 हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अ मशीन हैज़ टू बी सप्लाइड एट साइट, गुड्स है मशीन भाई, इट इज़ डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट, डिटेल्स ऑफ वेरियस इवेंट आर। तो भैया अलग अलग इवेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। 17 सितंबर को एडवांस मिला, हमें एडवांस से कोई लेना देना ही नहीं है गुड्स के केस में। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुई, टेस्ट हुई, एक्सेप्ट हुई, मतलब 1 तारीख तो ये इंपॉर्टेंट है 20 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को इन्वॉइस रेज हुआ, सर जी दोनों में से विचेवर इज अर्लियर डेट इज 20 अक्टूबर को पूरे का टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मील कूपन्स आर सोल्ड टू कंपनी ऑन 9th August for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. The employee used them in various stores for purchase of various edible items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of coupon? सर अब कूपन के केस में हमको देखना है क्या ये कूपन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब ये मील कूपन्स 9th अगस्त को दिए और कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 मंथ एंड कैन बी यूज अगेंस्ट परचेज ऑफ फूड आइटम्स। भाई बहुत सारे फूड आइटम्स हैं तो कोई सा भी फूड आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस केस में डेट ऑफ रिडम्पशन जो रहेगा वो रहेगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में? बहुत सिंपल है यार। आओ भाई, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। भंसाली लिमिटेड सेल्स द गुड्स टू चोपड़ा लिमिटेड ऑन 4th June। द गुड्स आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस 4 जून को इशू हुआ, चोपड़ा ने गुड्स रिसीव करे 12 जून को, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 जून और डेबिट 2 जुलाई, दोनों में से अर्लियर, एक तो 30 जून, एक 12 जून। और भाई मैं 4 जून से अगर मैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इनवॉइस कब हुआ 4 जून, तो मेरे भाई ये जो इनवॉइस है मैं 31 दिन गिनूंगा वो बहुत आगे ही चला जाएगा, तो मेरा 12 जून वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। फूड कूपन्स बेच रहे हैं और कूपन कैन बी रिडीम फॉर परचेस ऑफ एनी आइटम्स ऑफ फूड। जब भाई एनी आइटम्स ऑफ फूड है तो डेट ऑफ रिडम्पशन वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। चलो, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी carried out the service of cleaning and repairing of tanks in an apartment complex for which the apartment owner showed a payment in cash on 4th April. The dates of works are not clear. ABC have not issued the invoice or entered the payment in the books of account. सिंपल सी बात ये बोल रहा है, ना तो एबीसी ने इनवॉइस इशू करा है और ना ही एबीसी ने पेमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है। अब हमें ये निकालना है कि टाइम ऑफ सप्लाई आखिरकार क्या रहेगा। सर एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है, मतलब क्लॉज ए भी नहीं लग रहा है, क्लॉज बी भी नहीं लग रहा है, तो जिस दिन आपने सर्विस रिसीव करी, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारी, वही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे पेमेंट इन कैश दिखा है 4 अप्रैल को, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 अप्रैल मान लेंगे कि भाई इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी होगी, तो 4 अप्रैल वुड बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन दी फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये पहले तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है, डेट ऑफ पेमेंट है और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बहुत सिंपल। सबसे पहले सर मैं आपको 1-2 केस बता देता हूँ, बाकी तो फिर आप कर सकते हो। जुलाई 1, अगस्त एंड जून 29, सर रिवर्स चार्ज है तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो इनवॉइस है जून 29, इसमें आप 31 दिन जोड़ दो, तो 1 दिन जून का हो गया और 30 दिन जुलाई के हो गए, मतलब यहाँ पे आ गया 30 जुलाई। अब तीनों में से अर्लियर क्या है, 30 जुलाई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, तो 1 जुलाई अर्लियर है, तो 1 जुलाई आ गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर जी ये वाला सेकंड वाला, ये वाला आप खुद ही करना। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। जुलाई 1, पार्ट पेमेंट ऑन जून 30,
एंड बैलेंस ऑन जुलाई 20 और ये जून 29। अब देखो ध्यान से समझना, ये जून 29 से तो 31 डे गिनोगे तो 30 जुलाई आएगा, यहाँ पे जुलाई 1 ही आएगा। बट अब यहाँ पे 2 तारीख है, एक तो जून 30। जब मैं इन तीनों का निकालूंगा टाइम ऑफ सप्लाई तो विच एवर इज अर्लियर जून 30, और जब मैं वापस से जुलाई 1 फिर जुलाई 20 और 30 जुलाई तो फिर आएगा जुलाई 1। तो मेरी यहाँ पे 2 टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, एक तो जून 30 और एक जुलाई 1। बस मेरे को यही आपको सिखाना था बैलेंस पेमेंट का, ठीक है। बाकी ये वाला देख लो, चलो जुलाई 5 पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जून 28 को एंटर हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जून 30 को डेबिट हुआ, दोनों में से अर्लियर कौन सा है, जून 28। अब सर ये जून 1 है, अब राजा इसमें 31 डेज जोड़ेगा तो आगे ही बढ़ेगा, तो जून 28 आ जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। Modern Securities provides the service of testing of electronic device. In one case, it tested a batch of device on 4th and 5th September, but could not raise the invoice till 19th November because of some dispute. Payment was made in December. सर जी अब एक बात बताओ, आपने टेस्टिंग कब करी, 4 सितंबर और 5 सितंबर। अब ये गुड्स है या सर्विसेज है, सर्विसेज है। अब सर्विस के केस में आपको ध्यान रखना है, इधर इधर देखो सर, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस डेट पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि सर टाइम क्या है इशू करने का, तो राजा मेरे सर्विस आपका पता है क्या टाइम है, इनवॉइस आपका इशू हो जाना चाहिए जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अंदर। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये केस 45 डेज, ठीक है, वहां पे 30 दिन नहीं चलेगा, वहां पे 45 डेज में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सर एक बात बताओ, 5 सितंबर को आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, 30 दिन में इशू हो जाना चाहिए भाई, आपने 19 नवंबर तक इनवॉइस ही रेज नहीं करा है, इसका मतलब है प्रोविजन ऑफ सर्विस 5 सितंबर, पेमेंट का भाई दिसंबर, दोनों में से अर्लियर, अर्लियर बोले तो 5 सितंबर, बस 5 सितंबर हो गई हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, खत्म कहानी। आ जाओ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब 6 मई को हॉल बुक कराए सर सर्विसेज, इसमें से 3000 का एडवांस आपको रिसीव हुआ है, कितने का एडवांस मिला है, 3000। तो सर सर्विसेज के केस में तो पेमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो 3000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या निकल गया 6 मई। 15 सितंबर को हॉल में फंक्शन हुआ, 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ। भैया जब आपका हॉल में फंक्शन हुआ तभी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, नहीं 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अभी हम सर्विस की बात करें तो 15 सितंबर के 30 दिन आप गिनोगे तो 27 अक्टूबर नहीं हुआ टाइम पे इशू, टाइम पे नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब 15 सितंबर। तो राजा मेरे एक तो 3000 का 6 मई और बाकी जो बचा 12000 है उसका क्या होगा 15 सितंबर। डन, आगे आ जाओ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब 8 सितंबर कम्युनिटी हॉल बुक्ड 1,20,000, एडवांस कितना है 20,000 रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत सिंपल है कि 20,000 रुपये का एडवांस है, तो सर ये जो 20,000 का एडवांस है इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया हमारा 8 सितंबर। उसके बाद एडवांस क्रेडिट हुआ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, 8 सितंबर ये हो गया, मैरिज हुई 2 नवंबर को और 18 दिसंबर को इनवॉइस इशू हुआ, क्या 30 दिन के अंदर अंदर हो गया, सर नहीं हुआ। अब क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ तो फिर 18 दिसंबर ही हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। 18 दिसंबर नहीं सॉरी 2 नवंबर हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक तो हो गया मेरा 8 सितंबर और फिर एक हो गया मेरा 2 नवंबर। बहुत सिंपल। ध्रुव एंड कंपनी सेंड सर्टन टेक्सटाइल प्रोडक्ट फॉर डाइंग टू भानुशाली मैन्युफैक्चरर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस ऑन 16 अगस्त, जॉब वर्क बेसिस पे भेजा। ऑन 18 अगस्त ध्रुव एंड कंपनी क्रेडिटेड 100% ऑफ जॉब वर्क चार्जेस टू द बैंक अकाउंट ऑफ भानुशाली इन एडवांस and record in books of account on the same day. Bhanushali issues the invoice for the same in the first week of September. Assuming inputs are received back after job work in the month of October, that is within the time limit under section 143. Determine the time of supply. भाई job work एक services है, services में आपने invoice time पे issue करा है क्या? हाँ सर, आपने invoice
टाइम पे इशू करा, फर्स्ट वीक में ही आपने इन्वॉइस इशू कर दिया बस। बट इन्वॉइस और पेमेंट, पेमेंट तो सर यहाँ पे पहले ही आ गई है। कब आ गई है पेमेंट? 18 अगस्त को ही पेमेंट आ गई, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 18 अगस्त। अब कितने सिंपल क्वेश्चन है यार। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5 जनवरी फॉर कैरिंग आउट आर्किटेक्चरल डिजाइन जॉब। डिजाइन इसने 23 अप्रैल को डिलीवर करी, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, लेटर इशू हुआ है इनवॉइस। सर जब पेमेंट ही 5 जनवरी को आ गया है तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 5 जनवरी। रेन्यू धूत लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 2 जुलाई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹150 लाख। एज पर दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको अलग अलग स्टेजेस पे पेमेंट देना है, 50, 75, 100। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, माइलस्टोन के बेसिस पे इन्वॉइसिंग होगी, जैसे जैसे माइलस्टोन कंप्लीट होगा वैसे वैसे इन्वॉइसिंग होती जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टाइम ऑफ सप्लाई निकाल, इनिशियल बुकिंग हुई है 2/7, इनवॉइस पेमेंट 15 लाख। अब यार एक बात बताओ, आपको बस ये ध्यान रखना है, इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है टाइम? यहाँ पे टाइम ये होता है कि जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे इनवॉइस इशू होगा। अब सर देखो, सबसे पहले इनिशियल बुकिंग हुई है हमारी 2/7 और इनवॉइस भी 2/7, पेमेंट भी 2/7। तो भैया मेरे, ये जो इनिशियल बुकिंग है इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई 2/7 ही हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब 50% बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? 15 मार्च। इसका मतलब है 15 मार्च को आपको इनवॉइस बना देना चाहिए था। यहाँ पे आपको कोई 30 दिन नहीं मिलेंगे। 15 मार्च को आपने इनवॉइस बनाया क्या? नहीं बनाया, आपने तो लेट इनवॉइस बनाया। मतलब फिर जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट, मतलब ये 15 मार्च और 29 विच एवर इज अर्लियर, तो 15 मार्च हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। अब 75% 20 जून आपने इनवॉइस लेट इशू करा, तो वापस से 20 जून और 23 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा राजा मेरा 20 जून। और फिर लास्ट 100% मेरी बिल्डिंग भी कंप्लीट हुई, इनवॉइस भी मैंने इशू करा, पेमेंट ही अर्ली आ गया, तो भैया मेरे टाइम ऑफ सप्लाई मेरा अर्ली हो जाएगा, दैट इज 20/9/2023। बोलो डन है क्या? बहुत बढ़िया सर, बढ़े आगे। चलो, अच्छा आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट स्पेशली मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कबीरा इंडस्ट्रीज इंगेज द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून एंड मेक्स द एडवांस पेमेंट ऑन द सेम डेट। भैया जैसे ही मैं बोलूँ ना ट्रांसपोर्टेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जीटीए, और जीटीए दिमाग में आए तो दिमाग में आना चाहिए आरसीएम। कंसाइनमेंट सेंड नहीं करा, स्ट्राइक हो गई, और कंसाइनमेंट 20 जुलाई को सेंड करा, इनवॉइस आया 22 जुलाई को। अब सर देखो क्या है, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। देखो सर्विसेज के केस में क्या है ना, इन केस अगर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, तो अगर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। बट अगर रेसिपेंट इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसमें डायरेक्ट आपको देखना है, वहाँ पे 61 डे नहीं देखना है, वहाँ पे डायरेक्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सर ये लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज, अज्यूमिंग सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 17 जून, और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस वो शायद बहुत आगे जा रही है, तो जो 17 जून है वो हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट 10 अगस्त और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट की डेट है 10 अगस्त, इनवॉइस की डेट है जून 29। तो सर्विसेज का केस है तो यहाँ पे नॉर्मल 61 डे। देखो अब एग्जाम में भी आपको स्पेसिफिकली बोलेगा तो वो वाला दिमाग लगाना जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि किसने इन्वॉइस इशू करा। नहीं बोलेगा तो नॉर्मल आप तो ध्यान रखो। अगस्त 10, जून 29। सर ये जून 29 से आप कितना गिनोगे? 61 डेज। तो जून में 1, जुलाई में 31,
और फिर अगस्त में कितना आएगा हमारा 29, मतलब 29 अगस्त, है ना। तो देखो एक तो 29 अगस्त, फिर एक आ जाएगा हमारा 10 अगस्त। दोनों में से अर्लियर कौन सा? 10 अगस्त अर्लियर होगा, बस हो गया ख़त्म। सेकंड वाला आप खुद करो। ये पार्ट पेमेंट वाला मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्ट पेमेंट हुआ है जून 30 को, और इनवॉइस तो जून 29 ही है, तो जून 29 से गिनेंगे तो आएगा हमारा 29 अगस्त। तो अब सुनो ध्यान से, एक जून 30 और 29 अगस्त, दोनों में से जो भी अर्लियर है तो वो हो गया जून 30, और दूसरा September 1 और 29 अगस्त, दोनों में से जो अर्लियर है वो हो जाएगा मेरा 29 अगस्त। बस इतनी सी बात है यार, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर सर बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट जून 28 को एंटर हुआ है, पर रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में जून 30 को डेबिट हुआ है। तो मेरे भाई दोनों में से अर्लियर क्या है? जून 28। और जून 1 से लेकर आप गिन लेना कितने, 61 डेज, उसके बाद भी यही अर्लियर आएगा, तो जून 28 हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। ये फिफ्थ वाला आप खुद कर लेना, बहुत सिंपल है। चलो, मिंट इंडस्ट्रीज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इम्पोर्ट्स बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम ग्रीन इनकॉर्पोरेशन ऑन 13 अगस्त। इनवॉइस 1,20,000 ऑन 18 अगस्त। पेमेंट केस 1 22 सितंबर और केस 2 27 दिसंबर। अब अगर आपको याद हो, सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है, क्योंकि वो पार्टी तो इंडिया के बाहर है, उससे टैक्स ले नहीं सकते, तो इंडिया वाली पार्टी को पकड़ो। रिवर्स चार्ज में वही बात थी, 61 डे और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, सॉरी 61 डे फ्रॉम इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सर जी एक बात बताऊं, एक तारीख क्या है हमारी? 22 सितंबर। आपको करना कुछ नहीं है, पेमेंट करा है, केस नंबर 1 क्या है? 22 सितंबर। इनवॉइस इशू हुआ है कब? 18 अगस्त। 18 अगस्त से 61 डे गिन लो, और 22 सितंबर, दोनों में से जो भी अर्लियर आएगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे बहुत रिपीट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अ फर्म ऑफ लॉयर इशूज द इनवॉइस ऑन 17 फरवरी। The payment is contested on the ground that on the account of negligence of firm, company's case was dismissed by court, which necessitated further appearance, for which firm is billing the company. Dispute drags. Finally, payment on 3rd November. Identify the time of supply of legal services. भाई legal services RCM में taxable, RCM में तो date of payment 61 day from invoice, date of payment आ गया हमारा यहाँ पे। पेमेंट का डेट क्या है? ये रहा 3rd नवंबर। 61 डे फ्रॉम इनवॉइस, दोनों में से जो अर्लियर है बस वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल तो है यार। कोठारी लिमिटेड 51% शेयर्स होल्ड करता है ऑफ विल्सन। विल्सन बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोठारी को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत सिंपल है। कंसिडरेशन $1 लाख। सर्विस कब प्रोवाइड करी? 16 जून। इनवॉइस कब इशू हुआ? 19 अगस्त। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कब हुआ? 30 सितंबर। पेमेंट कब हुआ? 23 दिसंबर। अब सर अगर आपको मालूम हो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में आपको पता है क्या देखना है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री और एक डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब राजा मेरे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब करी है? तो डेबिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो एक हो गया हमारा 30 सितंबर, और एंट्री कब है? एंट्री 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 कोठारी लिमिटेड ने पेमेंट कब करा है? पेमेंट करा है कोठारी लिमिटेड ने 23 दिसंबर को। हाँ, तो 23 दिसंबर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो ये हो गया हमारा 30 सितंबर। डन। चलो आगे आ जाओ। SR के लिमिटेड फैब्रिक्स भी बेच रहा है और जॉब वर्क भी कर रहा है। ये फैब्रिक्स गुड्स है, ये सर्विसेज है। अच्छा, गुड्स के केस में बहुत सिंपल है कि सर इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, एडवांस देखना ही नहीं है, तो रिमूवल कब हुआ? 10/8, मतलब इनवॉइस बन जाना चाहिए 10/8, 15/8 को बना, सर 10/8 बन जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये बन गया 10/8। सर सर्विसेज के केस में एडवांस भी इंपॉर्टेंट है, तो सर्विसेज में ये 1 लाख का जो एडवांस मिला है आपको 12/9 को,
तो ये 12/9 को जो 1 लाख का एडवांस मिला, इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो 12/9 ही आ गया। बट अब इसके बाद और भी है। उसके बाद गुड्स कब रिमूव हुए? 15/9। इनवॉइस कब इशू हुआ? 20/9। सर एक बात बताओ, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया? तो अज्यूमिंग 15/9 से इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो गया, तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 20/9, तो 12/9 और 20/9 यहाँ पे तारीख होनी चाहिए। ओहो, 12/9 और 20/9। डन क्लास, सिंपल। ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क भाई। बुक्स और एनवलप। बुक्स इज प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज व्हाट? बताओ। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज सर्विसेज और प्रिंटिंग ऑफ एनवलप इज गुड्स। बस इसमें यही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं है, बाकी तो एज इट इज ऊपर वाले जैसे ही है। हाँ, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सेक्शन नंबर 14 का रेलेवेंस आएगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन नंबर 14 समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है। देखो सेक्शन नंबर 14 क्या है ना, रेट चेंज की बात करता है, बीच में अगर रेट बदल जाता है। अब इसमें हम क्लास में कैसे करते थे, रेखा कॉन्सेप्ट। आपको एक रेखा बनानी है, ठीक है? रेखा अमिताभ वाली नहीं, ऐसी रेखा बनानी। अब इस रेखा में आपको यहाँ पे तारीख लिखनी है, रेट चेंज, जिस दिन भी रेट चेंज हुआ। अब आपको 3 चीजें प्लॉट कर रही हैं, वो बचपन में ग्राफ में प्लॉट करते थे ना। एक आपको इनवॉइस प्लॉट करना है, एक आपको पेमेंट प्लॉट करना है, और एक आपको सप्लाई की डेट प्लॉट करनी है, कब सप्लाई कंप्लीट हुई। अब इन तीनों में से आपने वो टग ऑफ वॉर वाला गेम खेला है। अब टग ऑफ वॉर में जो साइड में ज्यादा जने रहते हैं, जो साइड ज्यादा भारी रहती है, वो जीत जाती। तो मेरे भाई यहाँ पे इनवॉइस भी है, पेमेंट भी है, तो ये वाली साइड जीत जाएगी। अब ये दोनों कैप्टन है, इनवॉइस भी कैप्टन है, पेमेंट भी कैप्टन है, तो हम बोलेंगे दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है? सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि ये रेट चेंज है, अब यहाँ पे इनवॉइस भी है और यहाँ पे सप्लाई है और पेमेंट बाद में हो रही है, भाई ये वाला साइड जीत गया। अब ये वाले साइड में कैप्टन इनवॉइस और पेमेंट ही है, यहाँ पे इनवॉइस है और सप्लाई। सप्लाई को तो अपने को भाव नहीं देना, तो इनवॉइस वाली डेट हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है? बस इतनी सी बात इसका आपको ध्यान रखनी। अब एक और चीज, अब क्या है ना, अगर रेट चेंज के जिस दिन आपका रेट चेंज हुआ, रेट चेंज से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर आपको पेमेंट मिल जाती, ठीक है, पेमेंट रिसीव हो जाती, तो फिर उस केस में जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ था, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी थी, वही डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। बट इन केस अगर आपको 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कहाँ से रेट चेंज से पेमेंट नहीं मिलती है, तो जिस दिन आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ, बस वही तारीख को हो जाएगा हमारा डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है? आया समझ में? आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आओ। मिस्टर महेंद्र शर्मा, an interior decorator registered at Ahmedabad, provided service to one of his clients XYZ Company Limited registered at Pune, Maharashtra. ठीक है? The provision of service was completed on 10th August and payment received was entered on 11th August. With effect from 16th, GST was increased from 5 to 12. आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेखा कॉन्सेप्ट, बस रेखा जी को याद रखो, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब आप पहले यहाँ पे तारीख लिख दो, कौन सी तारीख को रेट चेंज हो रहा है? 16 अगस्त को रेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिख दो आप 16 अगस्त। अब रेट 5 से कितना हो रहा है? 12, तो यहाँ पे 5 लिखो और यहाँ पे कितना लिखो? 12। अब एक काम करो ना, 5 और 12 यहाँ लिखोगे तो फिर वो इनवॉइस और वो कहाँ लिखोगे? यहाँ 5 लिख दो और यहाँ लिख दो आप 12। ठीक है? However, payment was credited in his bank account on 17 and invoice was raised on 23rd. अब अपन एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले इनवॉइस, पेमेंट का भी दिमाग मत लगाओ, उसमें अपने को बाद में दिमाग लगाना है। इनवॉइस कब आया? 23 अगस्त। तो इनवॉइस की डेट यहाँ पे आ गई 23 अगस्त, ये इनवॉइस 23 अगस्त। ठीक है? इनवॉइस के बाद सर सर्विस कब कंप्लीट हुई? 10 अगस्त। तो 10 अगस्त यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस। एस मतलब सर्विस कंप्लीट हुई मेरी 10 अगस्त। अब भैया पेमेंट की डेट, मैंने आपको क्या बताया, क्या रेट चेंज से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्रेडिट हो गया? सर रेट कब चेंज हुआ है? रेट चेंज हुआ है 16/8। अज्यूमिंग हर चीज वर्किंग डे है,
देखो ऑल डेज आर वर्किंग, तो 16/8 में 4 वर्किंग डेज जोड़ देंगे तो आएगा 20/8। अब पेमेंट रिसीव्ड वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन 11th अगस्त, सर क्रेडिटेड ऑन 17th अगस्त। क्या 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्रेडिट हो गया? सर ये तो अगले दिन पे ही क्रेडिट हो गया, मतलब 17 अगस्त को ही क्रेडिट हो गया। तो जब 17 अगस्त को ही क्रेडिट हो गया तो 17 अगस्त और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री मतलब 11 अगस्त और 17 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 11 अगस्त अर्लियर हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी मेरी पेमेंट की डेट। ठीक है, अब जीता कौन? भाई ये वाला खेमा जीत गया। अब ये वाले खेमा में कैप्टन कौन है? पेमेंट का डेट। तो जो पेमेंट का डेट है वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट इज 11 अगस्त, और 11 अगस्त को रेट है 5%, तो 5% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 12%, अरे काय का 12, 5% का रेट लगेगा। तो देखो भाई कहाँ गया, ये रहा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 11 अगस्त और वहाँ पे 5% का रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और घुमा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर बैंक अकाउंट का पेमेंट क्रेडिट हो रहा है 14 अगस्त? भैया मेरे 14 अगस्त को क्रेडिट हो रहा है तो और बढ़िया, वो तो रेट चेंज के पहले ही क्रेडिट हो रहा है, तब तो और आंसर सेम रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं, आंसर फिर भी हमारा क्या होगा, सेम। बट इन केस अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि पेमेंट आपका 24 अगस्त को क्रेडिट हो रहा है, मतलब 4 वर्किंग डेज के बाद क्रेडिट हो रहा है, तो फिर वहां पे ये 11 अगस्त की डेट रेलेवेंट नहीं है, फिर वो 24 अगस्त की डेट को पेमेंट का डेट मान लेंगे और फिर पेमेंट का डेट यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, तो वही 23 अगस्त हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, फिर 12% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। आया समझ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। An online portal, Best Info, raises invoice for database on 21st February on Roy and Bansal Limited. Payment is made by Roy and Bansal by a demand draft sent on 25th February, which is received and entered in the accounts on 28th February. Best Info encases the demand draft, therefore give access. Rate change from 1st March. भाई बहुत सिंपल है, 1st मार्च वही रेखा कॉन्सेप्ट, 1st मार्च को रेट बदल गया, कुछ नहीं करना है आपको। अब इनवॉइस कब रेज हुआ है? इनवॉइस रेज हुआ है आपका 21 फरवरी को, तो भाई 21 फरवरी आएगी पहले, बोलो ना भाई 21 फरवरी पहले ही आएगी। हाँ, पेमेंट 25 फरवरी, बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंट्री करिए, 28 फरवरी, और डिमांड ड्राफ्ट इन कैश करा है। सर एक बात बताओ, ये तो सब रेट चेंज के पहले ही हो रहा है, तो डिमांड ड्राफ्ट भेजा कब, 25 फरवरी, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब करी है, 28 फरवरी, तो जब 28 फरवरी आएगी यहाँ पे, ये भी इसके पहले ही है। और सप्लाई कब हुई है, तो सप्लाई हुई है 3 मार्च को, तो ये वाला खेमा जीत गया। ये वाले खेमे में 2 तारीख है, 21 और 28, 21 तारीख जीत जाएगी, वो बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं इसको भी, क्या ही है, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, रेट कब चेंज हुआ, 16 अक्टूबर। बनाओ ना रेखा कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेखा बनाओ। सर ये 16 अक्टूबर को हमारी रेखा बन गई। इनवॉइस इनवॉइस इनवॉइस, ये रहा इनवॉइस इशू हुआ है 20 अक्टूबर, यहाँ पे लिख दो इनवॉइस। फिर उसके बाद सर प्रोविज़न ऑफ सर्विस 5 जून, और बाप रे, तो ये प्रोविज़न ऑफ सर्विस यहाँ पे आ गई 5 जून। उसके बाद सर कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10 अक्टूबर। हाँ ठीक है, वो भी पहले ही है यार, उसमें क्या है, ये शुरुआत हुई है, शुरुआत से इंपॉर्टेंट नहीं, जब खत्म हुई वो इंपॉर्टेंट है, तो 10 अक्टूबर, हाँ चलो वो भी पहले ही है, पहले ही बता रहा हूँ। सर्विस कब शुरू हो रही है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कब खत्म हो रही है उससे फर्क पड़ता है। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंटर्ड इन बुक्स 15 अक्टूबर, अमाउंट क्रेडिटेड 18 अक्टूबर। क्या भैया 4 वर्किंग डेज में हो गया? भैया 2 वर्किंग डेज में हो गया, तो 15 अक्टूबर हो जाएगी मेरी पेमेंट वाली डेट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेमेंट। तो जीता कौन? ये वाला खेमा जीत गया, खेमे में पेमेंट वाली डेट जीत गई, पेमेंट वाली डेट मतलब 15 अक्टूबर वुड बी माई टाइम ऑफ सप्लाई, और 15 अक्टूबर को जो रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो माता रानी की जय।
I buy a set of modular furnitures from a retail store. Invoice issued to me, make the payment. Furniture is delivered to me later in the week. When a technician is available to assemble and install, the next day the rate of tax is revised upward and store send me the supplementary invoice. बताओ भाई, एक बात बताओ, इनवॉइस इशू हो गया, पेमेंट भी हो गया है। जब इनवॉइस पेमेंट दोनों इशू हो गया, फर्नीचर बाद में डिलीवर हुआ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर तो पुराना रेट लगेगा। तो इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पुराना रेट लगेगा। कोई इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर्स अपना स्वार्थ दिख रहा है और पैसे कमा रहे हैं। DF Limited exported goods valued rupees 50 lakh and received the refund of integrated tax amounting to 9 lakh on 16th August. He could realize the export proceeds to the extent of 25 lakh but did not realize the balance export proceeds within the prescribed time limit of 9 months. और इसने RBI के लिए अप्लाई करा है एक्सटेंशन के लिए। There is no dispute about the supply of goods as regards quality, time of supply. He wants you to inform the consequences under the GST law in case RBI does not give him the extension. अब ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है, बट फिर भी सुन लो यार। अगर किसी एप्लीकेंट को रिफंड मिला है और उसने सेल प्रोसीड्स को रियलाइज नहीं करा, अब अगर रियलाइज नहीं करा तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 18%। ठीक है, तो 18% इंटरेस्ट 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड आपको ये रिटर्न करने पड़ेंगे। और अगर आपने रिटर्न नहीं करे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, और नहीं दोगे तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब 2-3 क्वेश्चन ही बाकी है। Anuja checked in the welcome tourist lodge on 15th July. Room rent was 900 per day. She checked out on 17th July and payment was received by the lodge via check at the time of checking out. The lodge decided to issue her invoice on the same date when the amount got credited in the bank account. The rate of tax on hotel, which was exempted up to 1000 earlier, become chargeable to tax from 18th July. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये रियल घटना के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा हुआ था, होटल के रेट्स पहले 1000 तक एग्जिम्ट थे, फिर उनको टैक्सेबल कर दिया था। अब सर हम यहाँ पे डेट बना देते हैं, कौन सी, 18 जुलाई। अब इनवॉइस कब इशू हुआ, तो इन्होंने बोला कि इनवॉइस तो तब इशू होगा जब बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा। तो इनको क्रेडिट कब हुआ है, 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को ये इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है सर, सप्लाई कब हुई, तो मैडम ने चेकआउट कर दिया था 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई को सप्लाई खत्म हो गई। अब रही बात पेमेंट की डेट की। अब क्या पेमेंट 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्रेडिट हो गया, भाई 18 जुलाई क्रेडिट हो गया, 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्रेडिट हो गया। तो जिस दिन आपने चेक फाड़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी, यहाँ चेक क्रेडिट होगा विच एवर इज अर्लियर, तो आपने 17 जुलाई को ही चेक दे दिया था, मतलब 17 जुलाई ही पेमेंट की डेट हो गई, तो पेमेंट की डेट भी यहाँ पे ही मान ली जाएगी। इसका मतलब है दोनों इधर है, तो अर्लियर मतलब पेमेंट की डेट, तो 17 जुलाई हो जाएगी, और 17 जुलाई को एग्जाम्ट है, आपको कोई टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस जीएसटी रेट चेंजेस फ्रॉम 18% टू 20% विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 1। अब एक मैं करा देता हूँ, एक आप घर पे करना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मे 28, इनवॉइस इशू हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है। अरे बाप रे, ठीक है भाई, अब ये एक ही करा रहा हूँ मैं आपको, बाकी सब आप खुद करो। ये रेखा कॉन्सेप्ट, ये जून 1, उसके बाद सर्विस कब सप्लाई हुई, मे 28, तो मे 28 यहाँ पे लिख दो आप सर्विस सप्लाई। इनवॉइस कब इशू हुआ, जून 9, तो ये यहाँ पे लिख दो इनवॉइस इशू। पेमेंट कब रिसीव हुई, जुलाई 25, तो पेमेंट यहाँ पे लिख दो। कौन जीता, इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या है, जून 9, तो जून 9 हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, और जो भी जून 9 को रेट रहेगा वो। ठीक है, ये आप कर सकते हो यार, ये तो इतने सारे क्वेश्चन करा लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 34 मैंने बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कुछ कुछ क्वेश्चन हमने हमारी बुक्स में बना के भी डाले हैं, अमेंडमेंट बेस्ड है, आ सकते हैं एग्जाम में, क्या करें। एबीसी एंड कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म लोकेटेड इन गुजरात रिसीव द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग मार्च। लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर अरविंद एन अनरजिस्टर्ड एडवोकेट, इनवॉइस डेटेड 2 March अमाउंट टू ₹50,000। सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम ब्लैक हॉक फर्म्स, इनवॉइस डेटेड 6 March। जीटीए सर्विसेज, ABC made the payment for all the above services except GTA on 31st March। अब ये क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये है, द फर्म रेज्ड सेल्फ इनवॉइस फॉर द लीगल सर्विस ऑन 5th March। बाकी तो सब आप कर लोगे। अब देखो यार, अमेंडमेंट बहुत सिंपल है। आरसीएम में इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए सर्विसेज में कि भाई सप्लायर इनवॉइस बना रहा है या रेसिपेंट इनवॉइस बना रहा है। अगर आपका इनवॉइस सप्लायर बना रहा है तो वो 61 डे वाली, बट अगर आपका इनवॉइस रेसिपेंट बना रहा है तो जिस दिन रेसिपेंट ने सेल्फ इनवॉइस बनाया, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वहाँ पे फिर वो 61 डे का रोना मत गाना। अब सर यहाँ पे इनवॉइस कौन बना रहा है? रेसिपेंट। तो यहाँ पे 61 डे मत गिनना। तो कब इनवॉइस बनाया? 5th March। और डेट ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 31st March, तो दोनों में से अर्लियर 5th March। तो जो पहला केस है ना, उस पहले केस का जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो आएगा मेरा क्या? 5th March। ये देखो, इन द गिवन केस 3 डिफरेंट सर्विसेज, और सेल्फ इनवॉइस बनाना है, और सिक्योरिटी में सेल्फ इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अभी ये लीगल सर्विसेज देखो, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 5th March। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अच्छा सर, सेल्फ इनवॉइस कब बनाना रहता है? बहुत बढ़िया। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रेसिपेंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना है। यहाँ पे देखो, लीगल कंसल्टिंग सर्विसेज, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, तो अब ये जो रेसिपेंट है उसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी में खुद सप्लायर ही रजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवॉइस की बात नहीं होगी। सर आरसीएम लगेगा क्या? अब देखो, आरसीएम लगेगा यानी सिक्योरिटी में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन है? फर्म, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, हाँ, तो आरसीएम लगेगा। आरसीएम तो लगेगा बट सेल्फ इनवॉइसिंग की बात नहीं होगी। आरसीएम में आपको कुछ नहीं देखना है। एक तो ये इनवॉइस 6 March है, इसमें कितने दिन जोड़ दो आप? 61 डे। भाई पेमेंट ही जल्दी हो गया तो पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 31st March हो जाएगा। और लास्ट जीटीए, भाई अब ये जीटीए अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, मतलब जीटीए फ्रॉम श्री कैरियर्स अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, इनवॉइस की तारीख है 10 March। यहाँ पे भी सेल्फ इनवॉइसिंग की बात होगी, हमको ही बनाना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं सेल्फ इनवॉइस के बारे में, मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं बनाया होगा इनवॉइस। तो फिर उस केस में यहाँ पे 10th March में 61 डेज और 31st March विच एवर इज अर्लियर, तो 31st March आएगा। बट हाँ, यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी जीटीए के ऊपर, इसलिए जीटीए के ऊपर पेनल्टी नहीं, मतलब हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस इशू नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस इशू करना था। ठीक है, आया समझ में? ये भी बताना आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन, बाहरी दिमाग लगाना पड़ता है और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।